हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज की हम नेम सीरीज़ की वीडियो में सीखेंगे फ्लैंज सेक्शन के न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास ये एक फ्लैंज सेक्शन है जो कि एक टी बीम है। तो इसको समझने के लिए हमें रेक्टेंगुलर बीम के कुछ बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये रेक्टेंगुलर बीम है, इसका स्ट्रेन कर्व ऐसे आएगा और स्ट्रेच डायग्राम इसका ये आएगा। तो 0.002 यहाँ से 0.002 तक एक पैराबोलिक कर्व आता है जब हम बीम की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर बीम की। और उसके बाद 0.002 से 0.0035 तक एक रेक्टेंगुलर सेक्शन आता है। तो ये 0.45 FCK होती है इसकी वैल्यू, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है इसके अंदर। ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस होती है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन होता है और नीचे होती है टेंशन। तो जब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन हो रहा है तो इस कंप्रेशन की वैल्यू आती है 0.36 FCK BXU। हम इसको सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगुलर के लिए अलग कैलकुलेट करते हैं और पैराबोलिक के लिए अलग। लास्ट में हमारे पास वैल्यू आती है ये। और जो इसकी लीवर आर्म होती है, मतलब जहाँ पे ये एक्ट कर रहा होता है, वो होती है ऊपर से 0.42 XU। यहाँ से यहाँ तक की होती है XU। तो जो इसकी लीवर आर्म होती है, लीवर आर्म क्या होती है? कंप्रेशन और टेंशन, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है। तो जो ये डिस्टेंस होती है ये आती है 0.42 D माइनस 0.42 XU। यहाँ से यहाँ तक की है 0.42 XU और यहाँ पूरी है ये D, तो ये हो गया D माइनस 0.42 XU। ये कुछ बेसिक है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ से 0.002 और यहाँ से तो ये टोटल डिस्टेंस है XU। तो अगर हम देखना चाहें कि ये पैराबोलिक डिस्टेंस कितना है, पैराबोलिक पार्ट कितना है और रेक्टेंगुलर पार्ट कितना है, तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल से भी देख सकते हैं। 0.005 0.002, तो ये इसे A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और ये टोटल हो जाएगी XU। तो सिमिलर ट्रायंगल से देखेंगे A/0.002 इज इक्वल टू XU अपॉन 0.0035। तो A हमारे पास आता है ये हमारे पास आता है 4/7 XU। ये पार्ट आता है 4/7 XU और ऊपर वाला पार्ट आता है हमारे पास 3/7 XU। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट जो होता है हमारे पास वो ज़्यादा आता है, पैराबोलिक वाला, और रेक्टेंगुलर वाला पार्ट आता है 3/7 XU जो कि कम आता है। अब टी बीम को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टी बीम को हम ऐसे मानते हैं कि जैसे ये टी बीम पूरा ऐसे है, तो इसको हम मानते हैं कि ये पूरा सेक्शन रेक्टेंगल की तरह है और इसको हम अलग से एनालाइज करते हैं। अब इसके अंदर 3 केसेस बनते हैं, इसको समझते हैं। अब सबसे पहला केस हमारे पास ये है कि जिस केस में न्यूट्रल एक्सिस जो इस डेप्थ है उससे भी कम हो जाए, मतलब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लाई करे, टोटल डेप्थ से इसकी न्यूट्रल एक्सिस कम हो जाए। तो उस केस में जब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से पास होगी, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो भी होता है पार्ट वो टेंशन में होता है। तो अगर उस पार्ट में कंक्रीट है तो वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल की तरह ही एक्ट करता है, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती टेंशन के अंदर। तो हम सिर्फ ऊपर, इसके ऊपर वाला पार्ट देखेंगे और जब हम इसके ऊपर वाला पार्ट देखेंगे तो बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह ही एक्ट कर रहा है कि ये पूरा एक रेक्टेंगुलर बीम है। तो रेक्टेंगुलर बीम अगर जो हमारे पास है और उसका डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली जैसे हमने रेक्टेंगुलर बीम में सॉल्व किया था वैसे कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे ऐसे करके हम इसको सिंपल यहीं पे देख सकते हैं। ये हो जाएगी 0.36 FCK BXU। ठीक है, ये जो होगी हमारे पास टोटल, हम यहाँ पे ये लेंथ ले लेंगे जो टोटल इसकी B होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्रेशन फोर्स आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 0.36 FCK BXU टेंशन फोर्स। और जो हमारे पास मोमेंट आएगा यहाँ पे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो आएगा कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। और लीवर आर्म यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो इज D माइनस 0.42 XU। मतलब अगर जो न्यूट्रल एक्सिस है वो डेप्थ से कम है, मतलब इसके अंदर आ गई, तो एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह ही एक्ट करेगा। तो इसको अलग से फ्लैंज सेक्शन की तरह एनालाइज नहीं करेंगे। सेकंड केस हमारे पास आता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो पास करे वेब से, मतलब वेब से पास करे, लेकिन एक और कंडीशन ये है कि जो इसका रेक्टेंगुलर वाला पार्ट है, रेक्टेंगुलर वाला पार्ट ये फ्लैंज से नीचे आए, मतलब 3/7 XU ये रेक्टेंगुलर वाला पार्ट होता है, ये डेप्थ से नीचे आए। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम टी बीम को वापस से दो पार्ट में बांटेंगे। ये इसकी फ्लैंज अलग कर देंगे और रेक्टेंगुलर बीम इसको अलग कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो रेक्टेंगुलर बीम है इसके लिए तो हमने सिंपल इसको हटा दिया जाएगा जो, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बीम की तरह एक्ट करेगा और इसके अंदर जो कंप्रेशन फोर्स होगी वो सिंपल निकाल सकते हैं।
सी इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के, यहाँ पे इसकी विड्थ है बी, बी वेब बी डब्ल्यू 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू, ठीक है। और जो ये यहाँ पे जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है, देखो रेक्टेंगुलर वाले पार्ट में जो स्ट्रेस होती है वो 0.45 एफ सी के होती है। फोर्स जो होती है, फोर्स होती है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है ये रेक्टेंगुलर पार्ट में वो है 0.45 एफ सी के। अब जो डी एफ तक जो भी देखें तो यहाँ पे 0.45 एफ सी के ही है यहाँ पे टोटली स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस है और एरिया कितना है ये वाला। तो स्ट्रेस को अगर जो हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कंप्रेशन फोर्स आ जाएगी इस केस में। तो इसको हम अगर जो C1 मान लें इसके अंदर फोर्स, और यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स C2 मान लें, तो C2 इज इक्वल टू स्ट्रेस कितनी है 0.45 एफ सी के इंटू एरिया कितना है ये एरिया और ये एरिया। तो टोटल एरिया, तो टोटल जो इसकी विड्थ है वो है बी फ्लेंज, ठीक है। बी वेब की हमने निकाल चुके हैं हम इसको अलग से लेके। तो विड्थ कितनी होगी बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, और जो इसका हाइट है वो कितनी है डेप्थ डी एफ। तो कंप्रेशन फोर्स C1 C2 हमारे पास ये आ गई। अगर जो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होती है फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो पहले वाले केस में, जिस केस में हमने सिर्फ ये रेक्टेंगल बना है, उस केस में होगी C1 इंटू लीवर आर्म कितनी है रेक्टेंगुलर के केस में, एक रेक्टेंगुलर बीम के केस में होती है D माइनस 0.42 XU। और जो C2 वाले केस में होगा तो उस केस में जो MOR2 होगा हमारे पास वो होगा C2 इंटू लीवर आर्म इसकी क्या होगी, देखो ये स्टील के बाहर से यहाँ पे टेंशन लग रही है, और ये जो हमारे पास सेकंड वाला केस है कंप्रेशन फोर्स, ये है एक रेक्टेंगुलर बीम, तो इसके जस्ट मिडल में लगेगी यहाँ पे ये, तो इसके जस्ट मिडल में लगेगी। टोटल है DF, और ये जो लेंथ हुई ये हुई DF/2। तो यहाँ से नीचे तक कितनी होगी डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है D, और ये आधी डिस्टेंस होगी DF/2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई D माइनस DF/2। तो C2 इंटू D माइनस DF/2। तो सेकंड केस में हमारे पास ये रिजल्ट आते हैं। चलते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड एंड लास्ट केस हमारे पास ये है कि अगर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रेस वाला पार्ट मतलब 3/7 XU ये कम हो जाए हमारे पास DF से, मतलब इस केस में हो जाए ये, तो उस केस में क्या होगा, देखो पहले क्या था कि ये रेक्टेंगुलर वाला के जो रेक्टेंगुलर वाला पार्ट पूरा इसमें आ गया था। तो उसमें आसान बात ये हुई थी कि रेक्टेंगुलर वाले पार्ट में स्ट्रेस इनटू एरिया जो होता है, स्ट्रेस हमारे पास कांस्टेंट हो गई थी, कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारे पास आंसर सिंपली आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर वाला कुछ पार्ट है और यहाँ पे कुछ पार्ट पैराबोलिक वाला आ जाएगा, तो हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ये इस स्ट्रेस को हम डायरेक्ट इस एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हो गई रेक्टेंगुलर, यहाँ पे हो गई पैराबोलिक वेरिएशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करते हैं यहाँ पे कि एक लाइन खींचते हैं जिसको हम कहते हैं YF, ठीक है। इस YF लाइन को खींचने का मकसद ये होता है कि हम, तो देखो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले कितनी स्ट्रेस थी, ये पूरी स्ट्रेस थी, थोड़ी रेक्टेंगल थी और थोड़ी पैराबोलिक थी, तो इसकी वजह से ये स्ट्रेस आई थी, इसको हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, जो कि नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे पैराबोलिक आ गई थी। तो हमने क्या करते हैं, हम ये पूरी डेप्थ को ना मान के हम सिर्फ इतनी डेप्थ मानते हैं और इसको टोटल इसको रेक्टेंगुलर ही मान लेते हैं। तो जब हम इक्वलेंसी देखते हैं तो ये जितनी स्ट्रेस होती है उतनी ही स्ट्रेस ये हो जाती है, हम इसको कैलकुलेट करके तब हम YF निकालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट आ गया हमारे पास। अब वापस से सेकंड वाला केस बन जाएगा, रेक्टेंगुलर को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमने अब पैराबोलिक वाला पार्ट हटा दिया। देखो ये और ये बराबर होंगे, क्यों, देखो पहले था DF लेंथ थी, ठीक है, और हमारे पास ये रेक्टेंगल था और ये पैराबोलिक था, तो हमने क्या किया, इसे DF को थोड़ा सा कम कर दिया और हमने पूरे को ही एक रेक्टेंगुलर मान लिया, एज अ एवरेज मान सकते हैं हम इसको। और जो YF होता है वो 65% होता है हमारे पास DF का, और 15% हमारे पास होता है XU का। तो हम यहाँ पे दोनों में अलग अलग तरह से निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इसको रेक्टेंगुलर बार है, तो C1 तो हम डायरेक्ट वही निकाल सकते हैं 0.36 FC BW XU, ठीक है। और MOR1 हम निकालेंगे इसी के केस में C1 इंटू लीवर आर्म वही होगी D माइनस 0.42 XU। जब
C2 की बात करेंगे हम, जो इसके अंदर कंप्रेशन आ रही है वो आएगी 0.45 FCK। देखो अब हमने टोटल में मान लिया कि 0.45 FCK ही है, टोटल इसको रेक्टेंगुलर मान लिया। अगर जो हम ये ना करते तो हमें कुछ पार्ट में 0.45 FCK मानना पड़ता है और कुछ पार्ट में हमें पैराबोलिक मानना पड़ता। तो इसे हटा के हमने पूरा पैराबोलिक मान लिया, तो टोटल स्ट्रेस 0.45 FCK ही है, ठीक है, इनटू एरिया। पहले हमें अगर जो हम ये वाला मानते तो हमें एरिया में लेना पड़ता है ये पूरा DF लेंथ तक, लेकिन अब हमने माना है सिर्फ इतना, तो हमें ये लेंथ लेनी पड़ेगी YF तक, YF इंटू फ्लैंज का जो एरिया है बचा हुआ, जो उसकी विड्थ है बची हुई। तो BW तो हम कंसिडर कर चुके हैं, तो बची कितनी, BF माइनस BW। और हमारे पास अब जब लीवर आर्म देखेंगे, अब MOR जो हम देखेंगे वो होगी हमारे पास C2 इंटू ये कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म कितनी है हमारे पास, टोटल डेप्थ कितनी है D माइनस, देखो पहले DF नहीं थे, अब हमने YF की टर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये कंसीडर करना है। तो ये है YF टोटल, तो हमें यूज़ करनी है ये D माइनस YF/2, ठीक है। तो टोटल MOR हमारे पास हो जाएगा MOR1 प्लस MOR2। गेट 2012 में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें न्यूट्रल एक्सिस बतानी है कहाँ पे आएगी, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताना है इसका कि कितना ये रेजिस्ट कर सकता है मोमेंट को। तो यहाँ पे टी बीम नहीं दिया हुआ है, लेकिन फ्लैश सेक्शन दिया हुआ है एल सेक्शन की फॉर्म में। तो उसने पहले से गिवन है कि XU जो है हमारे पास 100 मिलीमीटर से ज़्यादा है, मतलब या तो सेकंड केस होगा या थर्ड केस, क्योंकि उसने बोल दिया कि जो न्यूट्रल एक्सिस है हमारी यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। तो अब वो दोनों केस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन नीचे आ जाए पूरा, मतलब 3/7 XU जो हमारे पास इससे क्या कहते हैं ज़्यादा आ जाए, और दूसरा केस ये भी हो जाएगा कम हो सकती है। तो पहले हम आसान वाला केस एज्यूम कर लेते हैं, ये गलत आया तो हमारे पास तो हम अगले केस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने मान लिया कि 3/7 XU जो हमारे पास है ये 100 से ज़्यादा है, क्योंकि ये आसान पड़ता है हमारे पास केस 0.45 FCK। तो हम वापस से इसको इस सेक्शन को दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, एक पार्ट हो गया ये वाला और एक पार्ट हो गया ये वाला। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ से यहाँ तक है ये XU। तो अब यहाँ पे हमें उसने XU निकालना है, तो इसके अंदर हम टोटल फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे, कंप्रेशन फोर्स बराबर टेंशन फोर्स। तो कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन एक फोर्स तो होगी इसके अंदर लगेगी, और कंप्रेशन फोर्स एक फोर्स लगेगी इसमें। तो इसका तो हम रेक्टेंगुलर बीम की तरह लिख लेंगे 0.36 FCK BW XU प्लस इसमें जो कंप्रेशन फोर्स लगेगी वो लगेगी, देखो ये जो है ये रेक्टेंगुलर पार्ट जो है इस पूरे उसमें 0.45 FCK लग रही है, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर वाला पार्ट ये DF से कम है, सॉरी DF से ज़्यादा है, नीचे तक जा रहा है ये। तो उसके लिए 0.45 FCK इंटू इसका एरिया, फोर्स इजकल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो 0.45 FCK इंटू इसका एरिया होगा टोटल फ्लैंज का एरिया BF माइनस ये हमने कंसिडर कर चुके हैं BW इंटू इसकी डेप्थ होगी DF। ये बराबर होगा हमारे पास टेंशन फोर्स होगी 0.87 FYAST। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो XU की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो यहाँ पे जो XU की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 236.3 मिलीमीटर। तो जो हमने एज्यूम किया था वो देखते हैं। हमने एज्यूम किया था कि जो 3/7 XU है वो ज़्यादा है इस DF से, मतलब वो 100 से ज़्यादा है। तो हमने ये एज्यूम किया था, चेक करते हैं इसको 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या आएगा हमारे पास। तो जब इसको 236.3 को 3/7 से मल्टीप्लाई किया तो आया 101.27, जो कि बड़ा है 100 से, मतलब जो हमने कंसीडर किया था वो सही है, मतलब XU हमारे पास यही आएगा। सेकंड निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसके अंदर जो कंप्रेशन आ रही है C1 इंटू इसकी लीवर आर्म प्लस इसके अंदर जो कंप्रेशन आ रही है C2 इंटू इसकी लीवर आर्म। तो कंप्रेशन फोर्स इसमें रेक्टेंगुलर बीम की तरह आएगा, तो 0.36 FCK BW, ये BW विड्थ है इसकी, इंटू XU इंटू लीवर आर्म इसकी D माइनस 0.42 XU होगी, प्लस कंप्रेशन फोर्स इन 2, मतलब इसके अंदर कंप्रेशन फोर्स क्या होगी, स्ट्रेस कितनी है 0.45 FCK, और एरिया कितना है इसका, ये देखो BW हम कंसीडर पहले ही कर चुके हैं, तो BF माइनस BW इंटू ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी है 100 DF जितनी,
इंटू लीवर आर्म कितनी होगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक का है डी, और जो ये है इतनी, ये है डी एफ, तो इसके हाफ से यहाँ तक जाएगी, तो डी माइनस डी एफ बाई 2। तो इससे हमारे पास आएगा, तो हमने इसको अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। पहले वाली की वैल्यू आएगी 325.374, नेक्स्ट की वैल्यू, इसकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी 394.875, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 720.25 किलोमीटर मीटर। जो हमारे पास ये कैलकुलेशन होगी, ये होगी हमारे पास न्यूटन मिलीमीटर में, तो अपॉन 10⁶ करेंगे तो हमारे पास किलोमीटर मीटर में आंसर आ जाएगा ये। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाऊँ जल्दी जल्दी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।